नमस्कार दोस्तों कल देर रात को एक बड़ी खबर आती है। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के अंदर एक स्टूडेंट लीडर के ऊपर गोली चलाई गई थी। उसकी मृत्यु हो चुकी है और इसी को देखते हुए बांग्लादेश में एंटी इंडिया स्लोगन्स रेस किए जा रहे हैं। आप देख सकते हो खबर, मैसिव प्रोटेस्ट ग्रिप बांग्लादेश, स्टूडेंट लीडर्स डेथ रिन्यूज वायलेंस। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि हो क्या रहा है। मतलब ये स्टूडेंट लीडर कौन था, कैसे मृत्यु हुई इसकी, और साथ ही साथ इसमें भारत का रोल क्यों जोड़ा जा रहा है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो नया बैच है 2027 का, कल से इसका बैच स्टार्ट हो रहा है 20 दिसंबर। यहां पर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। इनफैक्ट 18 बुक्स का जो पूरा सेट है वो आपके घर पर भेजा जाता है। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो स्टूडेंट लीडर की हम बात कर रहे हैं, शरीफ ओस्मान हादी, ये कौन था। देखिए 32 साल की उम्र थी, यूथ लीडर था, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था, एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये कन्वीनर और स्पोक्स पर्सन था एक ऑर्गेनाइजेशन का जिसका नाम है इनकलाब मंचो। इनकलाब मंचो एक यूथ लेड सोशो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म आप कह सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें जानने वाली यह है कि ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 2024 में जो मास अपराइजिंग हुआ था बांग्लादेश के अंदर, किस तरह से शेख हसीना को हटाया गया था, तो उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। और बताया जा रहा है कि अभी जो आगे आने वाला इलेक्शन अनाउंस किया गया है कि फरवरी में इलेक्शन होंगे बांग्लादेश में, तो उसमें ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर भी खड़ा होने वाला था। तो पब्लिक इमेज अगर आप देखोगे ना, तो बेसिकली इसकी ऐसी है कि ये इंडिया के खिलाफ बोलता है। ये बेसिकली जो शेख हसीना की पार्टी है अवामी लीग, उसके खिलाफ जाता है। सो ही इज सीन एज अ सिंबल ऑफ यूथ मोबिलाइजेशन एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म। और इसको जो सपोर्टर्स हैं उसको बहुत एडमायर करते हैं, लेकिन जो राइवल्स हैं तो उनके लिए काफ़ी ये कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है। हम इसी की बात कर रहे हैं जिसकी यहाँ पर मृत्यु हुई है। अच्छा, असैसिनेशन अटेम्प्ट कब हुआ था? अभी 12 दिसंबर को जो है ढाका में यहाँ पर इसको गोली चला दी जाती है जस्ट आफ्टर दी फ्राइडे प्रेयर्स। तो यहाँ पर जो नेचर ऑफ अटैक आप देखोगे तो दो लोग बाइक पर बैठ कर आते हैं और उसमें से जो एक अटैकर था उसने मल्टीपल शॉट्स चलाई इसके ऊपर। और यहाँ पर यह है कि उसके जो हेड है उसके ऊपर ये शॉट लगा, जिसकी वजह से ये काफ़ी क्रिटिकल हो गया था। और इमीडिएटली बताया जा रहा है कि ढाका मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में इसको भेजा गया। इनफैक्ट इसको ये एवर केयर जो हॉस्पिटल ढाका में है वहाँ पर भी, क्योंकि कंडीशंस ख़राब हो रही थी और न्यूरोलॉजिकल इंजरीज़ की वजह से डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया कि हमें एडवांस ट्रीटमेंट चाहिए। मतलब बांग्लादेश में इसका ट्रीटमेंट मुश्किल हो रहा है। फाइनली 15 दिसंबर को जो है इसको सिंगापुर एयरलिफ्ट किया जाता है। जो सरकार है यूनुस की, उन्होंने एयरलिफ्ट किया हादी को और सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है। और वहाँ पर जो मेन पर्पस था एडवांस न्यूरो सर्जिकल और ट्रॉमा केयर के लिए। और इसका जो कंडीशन है वो लगातार क्रिटिकल था और बताया जा रहा था कि कभी भी मृत्यु हो सकती है। तो फाइनली मैं आपको बता दूं, कल देर रात को आई थिंक शायद 11 साढ़े 11 बजे खबर आती है कि यहाँ पर जो इसकी मृत्यु है सिंगापुर में हो गई, करीब 6 दिन सर्वाइव करने के बाद। और यहाँ पर मल्टीपल जो शॉट्स लगे थे वो एक बड़ा कारण था। डिस्पाइट इतना ज़्यादा मेडिकल इंटरवेंशन हुआ, इसको बचाया नहीं जा सका। सिंगापुर की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने कंफर्म किया है, अब इसकी जो बॉडी है उसको बांग्लादेश लाने की तैयारी चल रही है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है कि जैसे ही ये असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर पुलिस ने क्या केस दर्ज किया, भारत का एंगल क्यों इसमें लाया जा रहा है। बेसिकली पुलिस ने यहाँ पर अटेम्प्ट टू मर्डर का जो केस है वो दर्ज किया पल्टन मॉडल पुलिस स्टेशन में ढाका के अंदर। और यहाँ पर जो सस्पेक्ट है इसमें बहुत सारे लोगों को डिटेन किया गया, अरेस्ट किया गया है। जो रैपिड एक्शन बटालियन है बांग्लादेश की, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया और इससे जुड़े हुए कई सारे जो साथी हैं उनको अरेस्ट किया गया। कई जो इंडिविजुअल्स हैं जो शूटर्स को हेल्प किए थे उनको अरेस्ट किया गया। इनफैक्ट यहाँ पर सस्पेक्ट के जो पेरेंट्स हैं उनको भी अरेस्ट कर लिया गया बांग्लादेश में, ताकि मतलब यूनुस की गवर्नमेंट दिखाना चाह रही थी लोगों को, देखो हम यहाँ पर एक्टिव हैं। और यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर का एंगल आ जाता है। बेसिकली जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनका ये कहना था कि ये जो शूटर्स थे वो भारत बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ जाने लग गए। उन्होंने कई सारी गाड़ियां चेंज की, सिम कार्ड्स डिस्ट्रॉय किए और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ ये चले गए। तो एक प्रकार से बांग्लादेश ये कहना चाह रहा था कि इस समय जो अटैकर्स हैं, शूटर्स हैं, वो भारत के अंदर एंटर कर चुके हैं। और कहीं ना कहीं बांग्लादेश ये भी कन्वे कर रहा था कि क्या इसके पीछे भारत है। जो अननोन मैन की जब बात करते हैं ना, तो उस तरह का सिग्नल देने की कोशिश की जा रही थी। देखो भारत ने भी एकदम क्लियर कट जवाब दे दिया था, कहा कि देखो हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हम तो इनफैक्ट चाहते हैं कि बांग्लादेश में पीसफुल इलेक्शन हो, स्टेबिलिटी बांग्लादेश के अंदर बनी रहे। खैर यहाँ पर जैसे ही कल खबर आती है रात को कि ये जो
हादी है इसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद वहाँ पर यूथ में स्पेशली बहुत ज़्यादा गुस्सा भड़कने लगा। वो ऑलरेडी परेशान थे, कहा जा रहा था कि अगर इसकी मृत्यु होती है तो बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा बांग्लादेश में। तो आप देख सकते हो थाउजेंड्स ऑफ सपोर्टर्स रात से ही, जैसे ये खबर स्प्रेड हुआ पूरे बांग्लादेश में, थाउजेंड्स ऑफ सपोर्टर्स, स्टूडेंट्स, एक्टिविस्ट सड़कों पर आना स्टार्ट कर दिए। मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन देखने को मिला, स्पेशली ढाका में, चट्टग्राम में और कई सारे अर्बन सेंटर्स के अंदर। यहाँ पर डिमांड क्या थी? बेसिकली यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स थे वो डिमांड कर रहे थे जस्टिस फॉर ओस्मान हादी। यहाँ पर जो परपिट्रेटर्स है जिन्होंने ये कराया उसको अरेस्ट करो, जो अकाउंटेबिलिटी है स्टेट की वो लाने की कोशिश जारी थी, और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल सप्रेशन किया जा रहा था उसको एंड करने का डिमांड कर रहे थे। लेकिन देखिए क्या है कि कल रात से जब अचानक से जितने भी सपोर्टर्स एकजुट होना स्टार्ट हुए, धीरे धीरे करके आज सुबह अब खबर आती है कि वहां पर कुछ जो मीडिया हाउसेज हैं, जो मेजर न्यूज़पेपर के ऑफिसेज हैं, उनको आग लगा दी जाती है। ये कहीं ना कहीं ये पिछले साल जो हुआ था शेख हसीना के समय, कुछ वैसा ही याद दिला रहा है। यहाँ पर जो दो मेजर न्यूज़पेपर्स हैं, डेली स्टार, प्रोथोम, अलो, तो उनके जो ऑफिसेज हैं वो जलाया जाता है। इनफैक्ट बताया गया कि उस ऑफिस में ऑलरेडी लोग मौजूद थे, कुछ जो जर्नलिस्ट हैं वो ट्रैप हो गए थे बर्निंग बिल्डिंग में, वहां से उनको निकालने की कोशिश की गई। बेसिकली जो प्रोटेस्टर्स हैं वो मीडिया के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं कि आप जो ओल्ड पॉलिटिकल एलिट्स हैं, जो शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग है उसको सपोर्ट कर रहे हो, आप भारत के प्रति सिंपैथी जता रहे हो, आप फॉरेन रिजीम के प्रति सिंपैथी जता रहे हो। तो ये प्रोटेस्टर्स को पसंद नहीं आ रहा है, और उन्होंने न्यूज़पेपर्स के अलावा यहाँ पर जो पॉलिटिकल ऑफिसेज हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान एंटी इंडिया स्लोगन्स ये भी रेस किए जा रहे हैं। यहां पर जो प्रोटेस्टर्स हैं वो कह रहे हैं बॉयकॉट इंडिया, भारत का जो इंटरफेरेंस है उसको लेकर आरोप लगा रहे हैं। एंटी इंडिया रेटोरिक जो है बेसिकली आपको इस समय देखने को मिलेगा, जैसे एंटी अवामी लीग का स्लोगन्स था, उसी के साथ साथ एंटी इंडिया स्लोगन्स भी इस समय प्रोटेस्टर्स रेस कर रहे हैं। और स्पेशली लोकेशंस की मैं बात करूं तो जो भारत का असिस्टेंट हाई कमीशन है चट्टग्राम में, खुलना में, वहां पर मैसिव प्रोटेस्ट हो रहा था, स्टोन पेल्टिंग भी की गई, चैंटिंग की जा रही है वहां पर। और देखो भारत का मतलब एंटी इंडिया सेंटीमेंट इसीलिए इमर्ज हो रहा है क्योंकि ओस्मान हादी, मैंने जो बताया कि वो क्रिटिक था भारत के इन्फ्लुएंस का, इंडिया को एज अ पीएम शेख हसीना जो थी उनके प्रति सहानुभूति दिखा रहा है भारत, ऐसी यहाँ पर धारणा बनी है। क्योंकि इस समय ऑब्वियस सी बात है शेख हसीना भारत में है, और हिस्टोरिकल जो सस्पिशन रहा है कि भारत अक्सर बांग्लादेश के अंदर के इंटरनल अफेयर्स में दखल देता रहता है, तो इस तरह का एक परसेप्शन बनाया जा रहा है। कौन पीछे से कर रहा है, क्या हो रहा है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो यूथ ड्रिवन नेशनलिस्ट नैरेटिव है ना, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। मतलब कहीं ना कहीं जब नेशनलिज्म और इस तरह की चीजें, भावना एकदम कूट कर आ रही हैं, तो उनको कहीं ना कहीं किसी को टारगेट करना है। तो बांग्लादेश के लिए जो एक सबसे बड़ा बॉर्डर है वो भारत के साथ ही है, तो भारत को डायरेक्टली यहाँ पर जो है अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसका डिप्लोमेटिक फॉलोआउट भी होगा, जाहिर सी बात है। देखो भारत का रिस्पॉन्स क्या है, भारत ने काफ़ी कंसर्न्स जताया, और टेम्प्रेरी बेसिस पर कुछ जो वीज़ा सर्विसेज के सेंटर्स हैं बांग्लादेश में उसको सस्पेंड भी किया गया, जैसा कि आपने देखा कल खबर आई थी। जो इंडियन डिप्लोमेटिक प्रोमाइसेस हैं उसमें सिक्योरिटी और ज़्यादा हाइटेन कर दी गई है, और ऑब्वियस सी बात है इसकी वजह से भारत बांग्लादेश का जो रिलेशंस है वो भी काफ़ी इंपैक्ट होगा। क्योंकि यहाँ पर एंटी इंडिया रेटोरिक, इंडियन एम्बेसी मिशंस के पास अटैक करना, एंटी इंडिया स्लोगन्स रेस करना, डिप्लोमेटिक सेफ्टी को लेकर सवाल उठ रहा है, रीजनल स्टेबिलिटी को लेकर सवाल उठ रहा है। ओवरऑल अगर मैं आपको इस सिग्निफिकेंस की बात करूं तो देखो ये मायने इसलिए रखता है क्योंकि भारत बांग्लादेश का जो रिलेशंस है हिस्टोरिकली वो काफ़ी क्लोज रहा है। 1971 में कैसे हमने बांग्लादेश को सपोर्ट किया उसको आज़ाद कराने में, ट्रेड कनेक्टिविटी, पीपल टू पीपल टाइज तेज़ी से बढ़ा यहाँ पर, स्पेशली शेख हसीना के टाइम में। जो प्रोटेस्ट है कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक जो स्ट्रेन है दोनों देश के बीच में वो इंक्रीज कर रहा है, और इसका रीजनल इम्पैक्ट भी आएगा। जिस तरह से कंसर्न्स रेज हो रहे हैं रिगार्डिंग रेडिकल फोर्सेस, बांग्लादेश में रेडिकल फोर्सेस, क्योंकि अगर आप देखो 2010 के पहले शेख हसीना जब पावर में आई थी उसके पहले कुछ वैसा ही सिचुएशन हो रहा था। जो एंटी इंडिया लोग हैं वो उनको पनाह दी जाती थी बांग्लादेश के अंदर, वो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से वॉयलेंस फैलाने की कोशिश करते थे। तो ये सारी चीज़ें 2010 के पहले बढ़ चढ़कर होती थी। भारत भी परेशान था, बांग्लादेश कोई एक्शन नहीं ले रहा था। लेकिन फाइनली जब शेख हसीना आती है 2010 के बाद, तो उन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई करना स्टार्ट किया था, और जो भी यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेज हैं उनको एलिमिनेट करना स्टार्ट किया, और इसकी वजह से भारत बांग्लादेश के रिलेशंस बहुत इंप्रूव हुए शेख हसीना के समय। लेकिन वापस से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम 2010 के पहले की ही दिशा में यहाँ पर जा रहे हैं। लेट्स सी अब यूनुस क्या करते हैं, क्या होगा यहाँ पर, बट आई होप कि जो करंट सिचुएशन थी, जो भी कुछ चल रहा है वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्योंकि हम बांग्लादेश की बात करें, क्या बता सकते हो वहाँ का हाईएस्ट पीक
कौन सा है इनमें से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2027 की स्पेशली, इसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी अगर आप एक साथ करना चाहते हैं 2027 का, अगर आप प्रीलिम्स देंगे तो ये बैच आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। कल 20 दिसंबर से इसका नया बैच स्टार्ट हो रहा है। यू हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव अगर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेना चाहते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, या फिर ये फोन नंबर, अगर आपको कोई भी डाउट है बैच से रिलेटेड, जो भी फीचर्स ऑफर्स के बारे में और जानना है, तो ये फोन नंबर पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों यूपीएससी का गोल बड़ा होता है और इस जर्नी में सही मेंटरशिप बहुत जरूरी हो जाती है। स्टडी IQ IAS लेकर आया है फाइनल माइल सेल, जिसमें यूपीएससी 2027 की कंप्लीट प्रिपरेशन मिल रही है सिर्फ 12,499 में। इस कोर्स में आपको मिलती है टॉप फैकल्टीज की गाइडेंस, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक फुल कवरेज, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज और डेडिकेटेड मेंटरशिप। यानी एक एस्पिरेंट्स को जो भी चाहिए सब कुछ एक ही जगह। सीट्स लिमिटेड हैं, तो अगर आपका टारगेट है 2027, यह परफेक्ट टाइम है शुरुआत करने का। बस स्टडी IQ ऐप खोलो, P2I बैच सर्च करो और यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। एंड कोई भी अगर आपको डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए, नंबर है 092400232393। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।